पिछले एक वीडियो में हमने ये बात बखूबी देखी कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके एलिमेंट्स का उपयोग करके कैसे हम सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर पहुंचे। और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अवयवों का, एलिमेंट्स का उपयोग करके कैसे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के समुच्चय पर पहुंचे। परिमेय संख्याओं की समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर पहुंचना सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, और उसी से लिमिट की उत्पत्ति भी हुई है। उसको हमें बखूबी समझना है, तो आज थोड़ी चर्चा हम उसकी करेंगे। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी सेट ऑफ रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय पर पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं। तो सबसे जो विशेष बात है वह है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पर कैसे पहुंचे। तो एक बार जरा हम ध्यान कर लें कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स पर कैसे पहुंचे थे। तो n था हमारे पास और उससे हमारे पास z आया। तो z में हमने क्या किया, a माइनस b किया, जहां पर a और b नेचुरल। तो हमें दिखाई क्या पड़ता है कि जब a और b नेचुरल नंबर हैं तो सहायता तो हम इस सेट की ले रहे हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो कभी कभी तो इसी के बन रहे हैं और कभी कभी कुछ नए भी बन रहे हैं। जैसे 5 माइनस 3 किया तो 2 है, वो तो पहले से ही n में है, तो z में भी हो गया। लेकिन 3 माइनस 5 किया तो यहाँ हो गया। और क्यों, उस पर भी हम जब पहुंचते हैं तो हम z की मदद से पहुंचते हैं। ये हमारा जो है z का एलिमेंट रहता है और अर्फ इसके बाद हम q को नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि r को बनाएं और r को बनाने में हम q की या z की या n की मदद लें। तो ये वाकई एक दुष्कर काम है, बड़ा काम है। तो इसके थोड़ा सा तो हम लोग प्रयास अभी कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि यदि आप कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, बहुपद लेते हैं, जैसे आपने लिया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 1 माइनस 5 6, वो एक तरीके से सब z के या q के एलिमेंट से आ गए। और आपको यहां से मिला क्या, जब आपने इसको सॉल्व किया तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 मिला, और उससे आपको x इक्वल टू 2,3। तो आपको थोड़ी निराशा होगी कि ये तो हमारा n में है या z में है या q में है, तो कुछ नया तो नहीं मिला। लेकिन आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करने से हमारा काम कुछ ऐसा बनेगा कि जिसमें हमें कुछ नए अवयव भी मिलेंगे। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अब ये हमसे फैक्टराइज तो नहीं हो रही, तो हम चलो ऐसा ही कर लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। a भी 1 है, c भी 1 है, 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमको क्या मिला, हमको मिला 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जरा आप ध्यान से देखिए और समझिए कि ये जो अवयव आपको मिला है, ये अवयव आपका ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है। तो आपको एक नई प्रकार की वास्तविक संख्या प्राप्त हो गई। तो जैसे हमको यहाँ पर z में n के एलिमेंट्स का उपयोग करके कुछ नए एलिमेंट्स मिल रहे थे और q के एलिमेंट्स z के एलिमेंट्स की सहायता से ही मिल रहे थे, ऐसे ही r के एलिमेंट्स इस प्रकार के ये हमको q की या z की मदद से मिल रहे हैं, क्योंकि जो हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, बहुपद समीकरण लिखी है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, वो जो हैं हमारे इन सेट्स में है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस प्रकार से हमें सभी वास्तविक संख्या मिल जाएंगी? तो लगता तो है, तो देखते हैं जरा। जैसे अगर मेरे मन में ये बात आए कि क्या मुझको कभी किसी ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन से जिसके कोफिशिएंट्स q में या z में या n में आ रहे हैं,
कभी मुझे √3 माइनस √11 ये मिलेगा, क्योंकि ये तो ना n में है, ना z में है, ना q में है, और वास्तविक संख्या है, क्योंकि नंबर लाइन पर इसके लिए पॉइंट रिजर्व्ड है। तो क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जो ये रूट दे दे? तो आप इसे x मान, और अब आप क्या करिए कि जैसे x माइनस √3 का आप क्यूब करते हैं, तो आपको एक तरीके से माइनस √11 का क्यूब है। क्यूब जानबूझ के किया ताकि जो लास्ट वाली क्वांटिटी है उससे क्यूब रूट हट जाए। तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x² माइनस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा? -11। तो इससे मैं कह सकता हूं कि x² प्लस 14 इक्वल टू 2√3x, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलेगा x² प्लस 14 होल स्क्वायर इक्वल टू 12। और इससे जो मुझे इक्वेशन मिलेगी मैं उसे लिख देता हूं, उसके सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो हमें z में या q में मिल जाएंगे। तो इससे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? x⁴ प्लस 20x² प्लस 196 इक्वल टू 12। तो हमें इक्वेशन मिल गई x⁴ प्लस 28x² प्लस 184 इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा सारी ठीक है कि नहीं। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, या क्यूब करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो मैं क्यूब करना चाहता था लेकिन वो गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। या ठीक है, रहने दीजिए, यहाँ पर इसको आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्यूब है ये इतना नहीं आएगा। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि हमें इस प्रकार से एक इक्वेशन मिल जाती है, तो हमारे पास आएगा x³ माइनस 3√3x² प्लस 9x माइनस 3√3 इक्वल टू -11। तो इससे भी आप अपनी इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि इस टर्म को राइट साइड में ले जाकर और स्क्वायर करके काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम कोई समीकरण लेते हैं, बहुपद समीकरण लेते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन लेते हैं, और उसमें उपयोग हम जो कर रहे हैं वो q का या z का कर रहे हैं, यानी कि कोफिशिएंट्स हम वहां से ला रहे हैं, तो जो रूट मिल रहा है वो कभी कभी तो कुछ नयापन लिए हुए नहीं होता, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हमने देखा, लेकिन कई बार वो कुछ नयापन लिए हुए होता है, और उससे हमें कुछ नई वास्तविक संख्याएं, न्यू रियल नंबर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या सारी वास्तविक संख्याएं इस प्रकार से हमें मिल जाएंगी। तो यह बताते हुए शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सारी वास्तविक संख्याएं नहीं मिलती, बल्कि वास्तविक संख्याओं का एक बहुत छोटा अंश मिलता है, जिनको हम बीजीय संख्याएं या अलजेब्राइक नंबर्स कहते हैं। केवल वे संख्याएं हमको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। बीजीय संख्या, तो जो बड़ा हिस्सा है जिसको हम अबीजीय संख्याएं कहते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर कहते हैं, वो हमें इस तरीके से प्राप्त नहीं होते। वे वास्तविक संख्याओं का बड़ा हिस्सा है। तो अगले वीडियो में हम उसे देखेंगे। अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।